एक गांव में चंदू नाम का अमीर युवक रहता था, जो खुद को गांव का बहुत बड़ा रुआबदार समझता था। दिन भर बस गांव में इधर उधर मटर गश्ती करना, अपने आवारा दोस्तों के साथ टाइम पास करना, यही सब चंदू के दिन भर के काम हुआ करते थे। एक दिन चंदू का बड़ा भाई तारक उसे समझाते हुए बोलता है, अरे चंदू, ये तुमने आजकल क्या लगा रखा है? भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझसे कहना क्या चाहते हो? आप जरा अपनी बात को और क्लियर करके बोलिए तो। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पास दिन भर में कुछ काम नहीं होता है क्या करने को? चंदू, तू अब पूरे 22 साल का हो चुका है और तू अब भी अपने उन आवारा दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमते रहता है। अरे अपना राशन का इतना बड़ा धंधा है, तू मेरे साथ गोदाम क्यों नहीं चलता काम करने को? साथ में गोदाम में बैठेगा तो तेरी भी नजर खुलेगी ना, आगे जाकर तुझे भी तो संभालना है ये कारोबार। क्या भैया, आप भी ना, मेरी उम्र आपको काम करने की लगती है क्या? बताइए। अरे भैया, मैं अभी अभी तो जवान हुआ हूं, अभी मुझे पूरी दुनिया देखनी है, बड़े बड़े काम करने, और आप हो कि मुझे गोदाम ले जाना चाहते हो। अभी मैं मस्त सिर्फ खाऊंगा और खेलूंगा, मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है काम करने का। अभी गोदाम आप ही जाओ भैया। देखो चंदू, बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम बड़े हो चुके हो, माँ और पिताजी के जाने के बाद अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, और मैं नहीं चाहता कि तुम दिन भर बस ऐसे लफंगों की तरह इधर उधर घूमते रहो। अरे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा खुद का भी नाम और पहचान हो। अगर तुम्हारी हालत ऐसी ही रही तो कल को तुम्हारा विवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि भैया मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अच्छा, अब मैं समझा भैया, आप मुझसे आखिरकार कहना क्या चाहते हो। अरे भैया, आप इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते भैया कि माँ और पिताजी के जाने के बाद मैं आपको बोझ लगने लगा हूँ, आपका सर भारी करता हूँ मैं, आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? चंदू की बात सुनकर तारक को बहुत बुरा गुस्सा आता है। वो चंदू को डांटते हुए बोलता है, क्यों बे, ज्यादा जुबान चलने लगी है क्या तेरी? है अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए तू भूल गया है क्या? तब से मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन लगता है तेरे भेजे में बात जा नहीं रही है। घर में बैठे बैठे खाने को मिल जा रहा है ना, इसीलिए ज्यादा चर्बी चढ़ गई है साहबजादे के सर पे। नालायक कहीं का, भोज लगता है ये भारी। चल अब निकल यहां से। चंदू को तारक की बात का बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। तभी तारक की पत्नी अंजलि वहां आती है। अंजलि तारक से कहती है, आप भी ना ऐसे कोई बात करता है क्या अपने छोटे भाई से? अब चंदू बच्चा नहीं रहा जो आप उसे कहीं भी कभी भी डांट सकते हो। आपको उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। पर तुमने सुना नहीं अंजलि, उसने क्या कहा? मैं उसे बोझ मानता हूं। हाँ, बोझ। माँ और पिताजी के जाने के बाद वही तो मेरा हौसला है। उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो, ये सोचकर मैं दिन रात मेहनत करता हूं, और वो इतना बड़ा बात बोलकर निकल गया। आप चिंता मत करिए जी, मैं चंदू को अच्छा से जानता हूँ। वो जितनी जल्दी गुस्सा होता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है चंदू जल्द ही अपना जिम्मेदारी समझ जाएगा। इधर चंदू अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से लफंगाजीरी शुरू कर देता है। चंदू अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी कोमल पर जाती है। वह तुरंत कोमल के पास जाता है और उसे बोलता है, हेलो कोमल, कैसी हो? मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कोमल, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं मिल रहा था। कोमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम फिर से आ गए चंदू? देखो चंदू, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। आए दिन तुम मेरा पीछा करते हो और जिसकी वजह से गांव के लोग भी ये सोचते हैं कि तुम्हारी और मेरी बीच में कुछ चल रहा है। ये कोई तरीका होता है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है चंदू। गांव वाले गए तेल लेने। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुमसे मतलब है कोमल। मैं यहाँ पर तुमसे बात करने को आया हूँ, ना कि गांव वालों से। तो बोलो जल्दी चंदू, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? कोमल, वो बात दरअसल ऐसी है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू कोमल। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। बस तुम एक बार हाँ कर दो। चंदू की ये बात सुनकर कोमला का दिमाग खराब हो जाता है। वो चंदू से कहती है,
क्या कहा तुमने? बेशरम, बेहया? एक तो कुछ काम करते नहीं हो, बस दिन भर आवारागर्दी करते हो अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ। अरे एक तो कुछ आता नहीं है, लेकिन कम से कम शर्म तो आती ही होगी ना, या वो भी नहीं आती है तुम्हें? लगता है चंदू तुम भूल चुके हो कि मेरे पापा इस गांव के मुखिया हैं और वो मुझे एक सफल डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और पिता का मान रखते हुए अगर मैं शादी करूंगी तो किसी पढ़े लिखे और एक सफल आदमी से ही करूंगी। तुम्हारे जैसे लफंगे से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे तुम? अगर आज के बाद तुम मेरे पीछे दोबारा आए तो मैं अपने पिताजी को बोलकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। आई बात समझ में? तुमको जिसको जाकर बोलना है बोल दो, समझी? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और अगर तुम्हारे पिताजी मुखिया है ना, तो मैं भी इस गांव का मुकेश अंबानी हूँ, समझी तुम पिताजी जैसे मुखिया को 2 मिनट में खरीद सकता हूँ मैं। और एक बात और ध्यान से सुन लो तुम, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल में क्यों ना जाना पड़े, समझी तुम? आई बड़ी डॉक्टर बनने वाली। इतना बोलकर चंदू वहां से चला जाता है। शाम को जब चंदू अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि गांव का मुखिया उसके घर आया हुआ था। तारक भी बहुत गुस्से में लग रहा था। तभी तारक चंदू से बोलता है, आ गया तू? ये सब मुझे क्या सुनना पड़ रहा है चंदू? तेरे लफंगे गिरी के कारनामे कम थे क्या, जो अब तू लड़कियां भी छेड़ने लगा है? आज जो तूने किया है ना चंदू, मैं उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करने वाला। देखो भैया, मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं मुखिया जी की बेटी कोमल से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं कोमल के पास गया था। मेरा इरादा उसे छेड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं आवारागर्दी जरूर करता हूँ, लेकिन ये सब फालतू काम मैं नहीं करता। मुझे बेवजह इल्जाम मत लगाइए भैया। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? अभी तुझे मोहब्बत का मतलब भी पता है? अरे तुझे मोहब्बत का स्पेलिंग भी आता है क्या? तभी मुखिया तारक की ओर देखकर बोलता है, देखो तारक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चंदू को थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना तारक, चंदू अभी अभी जवान हुआ है और जवानी में अक्सर लड़के ऐसी नादानी कर दिया करते हैं। चंदू बड़ा और समझदार हो चुका है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये जो आजकल के लड़के नए नए प्यास छीलने आए हैं, ये खुद को बाप ही समझने लगे हैं। बिल्कुल, आज जो इसने किया है ना, वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे आज छोड़ने नहीं वाला। अगर मैंने आज इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये कल को मेरे ही सर पर नाचेगा। इतना बोलकर तारक चंदू से गुस्से में बोलता है, चंदू, तुम मुझे एक बात बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और मुखिया जी की बेटी कोमल का विवाह तुमसे करा देता हूं, तो उसे खिलाओगे क्या? तुम करते क्या हो? तुम्हें आता क्या है? कितना कमा लेते हो तुम महीने के? तुम्हारी बीवी जब तुमसे कुछ मांगेगी तो तुम उसे कहां से ला कर दोगे? तुम्हें तो 5 रुपए भी ढंग से कमाने नहीं आते, तो तुम अपने बीवी को क्या संभालोगे? हाँ? अपने भाई की बात सुनकर चंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तारक भैया, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी संपत्ति आप ही की है? इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये मत भूलिए भैया, पिताजी ने जो कुछ भी कमाया था उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है। उनकी संपत्ति का हकदार सिर्फ आप अकेले नहीं हो। मैं अपनी बीवी को क्या खिलाऊंगा उसकी चिंता आप मत करो। मैं कोई कम अमीर नहीं हूं, बहुत पैसा है मेरे पास। जानता हूं, और ये भी अच्छे से जानता हूं कि जब तुम जैसे निकम्मे अमीरजादों के हाथों में पिताजी की धन और संपत्ति लगती है ना, तो वो 7वें आसमान में उड़ने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे पर काटने में देर भी नहीं लगती, क्योंकि तुम जैसे लोगों को बस बाप के पैसे पर उड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। पिताजी ने ये संपत्ति रातों रात खड़ी नहीं कर दी है, समझे तुम? इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। और एक तुम हो जो बिना कुछ मेहनत लिए बस पिताजी का नाम लेकर उनकी संपत्ति पर अपना हक जताना चाहते हो। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो भैया? क्या मतलब है इसका? अभी समझाता हूं मैं कि मैं तुझे क्या कहना चाहता हूं। अगर पिताजी तेरे नाम पर संपत्ति नहीं करते ना, तो तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू खुद से भीख मांगने के लिए कटोरा भी खरीद सके। तू जो हक की बात कर रहा है, तुझे शर्म भी आती है? पिताजी ने अपना कारोबार खड़ा करने के लिए रात दिन एक कर दिया। तूने कितना अपने पिताजी का काम में हाथ बटाया है? हाँ? आज तक तूने कुछ भी किया है क्या पिताजी के लिए? नहीं ना? लेकिन जब बात हक की आए तो आगे अपना मुंह उठाकर भीख मांगने के लिए। बेशर्म कहीं का। तारक की बात सुनकर चंदू का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। वह तारक से क्रोधित होकर बोला, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो
मुझे मेरे पिताजी की संपत्ति में से कुछ भी नहीं चाहिए। जाइए भैया, पिताजी की सारी संपत्ति अब आप ही की हुई। अब मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और आपसे भी ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब तक मैं अमीर नहीं बन जाता तब तक मैं इस घर की ओर घूम कर भी नहीं देखूंगा। अरे बेटा चंदू, ऐसा नहीं बोलते बेटा। देखो मेरी बात सुनो। मुझे आप कुछ भी नहीं सुनना। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और हाँ मुखिया जी, ये मेरे घर का निजी मामला है, आप इसमें दखल ना दे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, समझे आप? और अब आप दोनों देखो मेरा इंतकाम। इतना बोलकर चंदू बिल्कुल गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है। तभी वहां पर अंजलि आती है। वो तारक से कहती है, ये आपने सही नहीं किया तारक, वो आपका एक लौता छोटा भाई है। माँ और पिताजी के जाने के बाद अब आप उसी के लिए सब कुछ हो। अगर आज आप चंदू से इतना कठोर रवैया रखेंगे तो कल को वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और आगे जाकर आप दोनों के बीच में मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपको समझना चाहिए तारक। नहीं अंजलि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अपने भाई का दुश्मन नहीं हूं और मुझे कोई शौक नहीं है अपने भाई से कठोर रवैया रखने का। अरे अगर आज मैंने अपने भाई को उसके सही और गलत के लिए नहीं डांटा तो कल को वो कोई भी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है। एक बड़े भाई होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊं। जो बड़े भाई अपने छोटे भाई को उसके गलतियों के लिए नहीं डांटते वो उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और आगे जाकर इन्हीं गलतियों के लिए बगावत होती है। चंदू गुस्सा होकर अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव की ओर चला जाता है। चंदू के पास पैसे भी नहीं होते हैं। थका हारा भूखा प्यासा चंदू गांव के सीमा के किनारे बनी झोपड़ी के सामने बैठकर रोने लगता है। वो फूट फूट कर रोते हुए बोलता है, सब बुरे हैं, सबके सब बुरे हैं। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या भैया मुझे ऐसी बात करते? भैया को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो मुझे अपने घर में अभी तक क्यों रखा? मैं अब बिल्कुल अनाथ हो चुका हूँ, कोई नहीं है मेरा अब इस दुनिया में। अब मैं बिल्कुल अकेला रहूंगा, बिल्कुल अकेला। अब मैं कभी अपने घर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। चंदू फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन चंदू ये नहीं जानता था कि जिस झोपड़ी के सामने बैठकर वो रो रहा है उसके अंदर पिंकू नाम का उसी के हम उम्र का एक लड़का रहता था। पिंकू चंदू की सारी बात सुन लेता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई कौन हो तुम और ऐसे मेरी झोपड़ी के बाहर बिल्कुल फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? क्या हो गया भाई, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? मेरा नाम चंदू है, मैं पासी के गांव से आया हूं। क्या जमाना आ गया है, अब आदमी चैन से रो भी नहीं सकता। अगर मेरा रोना तुम्हारे झोपड़ी के सामने बैठकर इतना बुरा लग रहा है तो मैं किसी दूसरे झोपड़ी के सामने बैठकर रो लेता हूं। वैसे भी इस गांव में झोपड़ियों की कमी तो है नहीं। अरे अरे मेरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा नाम पिंकू है। लगता है दोस्त घर से बिल्कुल नाराज होकर आए हो। घर वालों से काफी बहस हुई है लगता है। अंदर से बिल्कुल टूटे हुए लग रहे हो और शकल से साफ झलक रहा है कि काफी देर से भूखे भी हो। लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है दोस्त। क्यों? हाँ, तुमने सही कहा। मेरे घर वाले मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग आया और अब मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं बहुत भूखा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा, अब मुझे तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ आ रही है ब्रदर। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं टूटना चाहिए। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं हूं ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तभी चंदू पिंकू की झोपड़ी की तरफ देखने लगता है। क्या दोस्त, मेरे झोपड़ी की तरफ देख रहे हो? अरे भाई, तुम चिंता मत करो। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इस गांव की सबसे मशहूर होटल से खाना लाकर खिलाऊंगा। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? हाँ, तुम तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि मैं आया कहां से हूं। आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? हाँ, तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे बीच में और किसी का नहीं, बल्कि दोस्ती और इंसानियत का रिश्ता है मेरे दोस्त। और शायद दुनिया में इससे बड़ा दूसरा और कोई रिश्ता नहीं होता। और मेरे हिसाब से इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आओ दोस्त, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं, चलो।
पिंकू की आंखों में अपनापन देखकर चंदू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। थोड़ी देर बाद पिंकू चंदू के लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर देता है। चंदू ने भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद चंदू और पिंकू झोपड़े में बैठकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अच्छा पिंकू, एक बात बताओ, तुम आखिर काम क्या करते हो? कुछ ज्यादा कष्ट तो नहीं मेरे दोस्त, बस कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाता है, बाकी तो भगवान है ही। छोटा मोटा काम मतलब कहीं तुम चोरी वगैरह तो नहीं करते? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता हूँ। छोटा मोटा काम मतलब कोई भी मजदूरी मिल जाए तो मैं कर लेता हूँ, जैसे किसी के खेत में जुताई, ये बीज बोना, ऐसे सब छोटा मोटा काम की बात कर रहा हूँ। दिन भर में मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। बाकी तुम तो देख ही सकते हो मेरी झोपड़ी को, ये किसी गरीब की झोपड़ी है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मैं इस झोपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। जब मैंने तुम्हें अपने माता पिता को याद करके रोते हुए देखा तो मुझे मेरे माता पिता की याद आ गई। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। अगर आज वो होते तो मुझे आज कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये भी कोई कहने की बात है क्या दोस्त? अब ये घर तुम्हारा भी है दोस्त, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। और वैसे भी मेरे घर में सिर्फ 2 ही चारपाई है। लगता है एक चारपाई तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी दोस्त। आज से हम दोनों दोस्त साथ में रहेंगे और खूब तबाही मचाएंगे। भाई, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूं? मुझे भी काम करना सीखना है। पर भाई चंदू, तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी अमीर घर के रहने वाले हो, और तुम्हारे हाथों से साफ झलकता है कि तुमने आज तक कोई काम नहीं किया है। दोस्त, मेरी मानो तो तुम रहने ही दो, बेवजह धूप में परेशान होगे। अरे नहीं, मुझे भी काम करना होगा, क्योंकि काम को लेकर मेरे भैया ने मुझे बहुत सुनाया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी काम कर सकता हूँ। और वैसे भी पिंकू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। पिंकू ने चंदू की बात मान ली। उस दिन के बाद से चंदू रोज पिंकू के साथ कहने के लिए जाता। कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन चंदू कभी कभी अचानक उदास हो जाता। अरे भाई चंदू, मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम अचानक से अपना मुंह क्यों लटका लेते हो? दोस्त, अगर तुम्हें अपने घर की याद आ रही है तो तुम चले क्यों नहीं जाते अपने परिवार के पास? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे परिवार वाले मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर वो लोग मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आते। लेकिन देखो, अभी तक मेरे घर वालों का अता पता नहीं है। एक दिन पिंकू और चंदू अपने गांव में सड़क के किनारे चाय पीने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर एक लाल कलर की लग्जरी कार उस चाय की टपड़ी के पास आकर रुक जाती है। उस कार से तारक और अंजलि बाहर निकलते हैं। अरे चंदू, तुम यहाँ हो? छोटे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब जल्दी जल्दी घर चलो। मैं अब घर कभी नहीं आऊंगा भैया, आई बात समझ में आपको? देख छोटे, बेफालतू का जिद मत कर। अरे मेरे भाई, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए माफी मांगता हूँ। चलो यार, घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना सा लग रहा है बिल्कुल। मेरी बात मान लो चंदू, मैं तुम्हारी शादी कोमल से करवा दूंगा। अब तो चल मेरे भाई। कोमल से शादी की बात सुनकर चंदू बहुत खुश हो जाता है और बिना पिंकू से मिले अपने कार में बैठकर चला जाता है। पिंकू को अंदर से बहुत बुरा लगता है। तभी पिंकू अपने आप से बोलता है, वाह रे दोस्त, इतने दिनों तक मेरे साथ रहे, लेकिन जाते वक्त एक बार भी अपने दोस्त से मिलना गवारा नहीं समझा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम भले ही नहीं मिलने आए, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब पिंकू बेचारा अकेला रह गया। कुछ दिनों के बाद पिंकू को चंदू की याद आने लगी। पिंकू को पता था कि चंदू किस गांव में रहता है। वह तुरंत चंदू से मिलने के लिए उसके गांव चला जाता है। चंदू का इतना बड़ा घर देखकर पिंकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसे सामने में चंदू दिखाई देता। चंदू उसे देखकर अजीब सा मुंह बना लेता है। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है? क्या यार, तुम तो मुझसे बिना मिले ही निकल गए।
वो तो अच्छा था कि मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम था, तो मैं सीधा तुमसे मिलने चला आया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्त, तुम्हारा घर वाकई में काफी बड़ा है। अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर निकले। वाह वाह, क्या बात है। चंदू बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला। तो तुम आए हो पिंकू? तो बताओ पिंकू, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? क्या भाई, क्या काम था मतलब? अरे तुमसे मिलने तुम्हारा यार आया है भाई। अब सब कुछ यही बाहर खड़े रहकर ही पूछ लोगे या फिर मुझे अपने घर के अंदर भी बुलाओगे? देखो पिंकू, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर सजावट का काम चल रहा है। वो क्या है ना, 2 दिन बाद मेरी मुखिया की बेटी कोमल से विवाह है, इसलिए। अच्छा, पर ये तो गलत बात है यार। तुम्हारी शादी है और तुमने अपने गरीब दोस्त को शादी की दावत भी नहीं दी। देखो पिंकू, मुझे पता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है। तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे सोने के लिए अपनी चारपाई दी। तुम्हें उसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके पिंकू, तुम जानते नहीं हो, मैं जब तक तुम्हारे घर में था मैंने कितनी परेशानी उठाई है, तुम्हें क्या पता। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं बार बार उदास क्यों हो जाता हूँ। अरे इतनी गंदी और बदबूदार जगह में तो कोई भी मायूस हो जाएगा। तेरी सोच तो बहुत नीची निकली रे। मैंने तो तुझे अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन साला तू तो बहुत नीच आदमी निकला रे। तूने मेरा दिल तोड़ दिया दोस्त। देखो पिंकू, इसमें दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक अमीर और गरीब कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अब देखो, मेरे घर में शादी है और मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को दावत दिया है। तुम यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम दोनों को यहाँ पर देख ले और मेरी इमेज खराब हो, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से। पिंकू को चंदू की बात का बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद जब पिंकू अपने गांव के सड़क के किनारे कुछ लोगों के साथ मिलकर मजदूरी कर रहा था, तब एक रेड कलर की कार आकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा जाती है। पिंकू तुरंत चिल्लाकर बोलता है, अरे भाई लोग देखो, वो कार वहां पेड़ से टकरा गई है, चलो जल्दी भागो। पिंकू और सभी लोग तुरंत इस कार के पास जाते हैं और उस कार में बैठे लोगों को बाहर निकालते हैं। पिंकू अंदर बैठे हुए लोगों को देखकर बोलता है, अरे ये क्या, ये तो चंदू है और लगता है कि वो इसकी पत्नी कोमल है। क्या तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ये मेरा दोस्त चंदू है। लगता है इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून भी निकल रहा है। हे भगवान, मुझे इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पिंकू ने तुरंत वहां पर मौजूद लोगों की मदद से चंदू और कोमल को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। चंदू की हालत देखकर डॉक्टर तुरंत चंदू के परिवार वालों को बुला लेता है। भारत भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे 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 डॉक्टर साहब, क्या हुई? मेरा भाई कैसा है डॉक्टर साहब? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? और उसकी पत्नी कोमल कैसी है? देखिए तारक जी, हमने चंदू की पत्नी को बचा लिया है, शी इज सेफ। बट चंदू का खून बहुत बह गया है। खून ज्यादा बहने की वजह से आपके भाई की किडनी डैमेज हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मेरे भाई को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप एक काम करिए, आप मेरी किडनी ले लीजिए। नहीं नहीं तारक जी, हम आपकी किडनी नहीं ले सकते क्योंकि आपकी एज ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ठीक करने के लिए आपको जो करना पड़े वो करिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर को बुलाइए, लेकिन मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आप जितना पैसा चाहिए मैं लाकर दूंगा, बस मेरा भाई मुझे सही सलामत लाकर दे दीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तारक, लेकिन आप सबसे पहले खून का इंतजाम कीजिए, क्योंकि आपके भाई का ब्लड ग्रुप हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। तारक पागलों की तरह ब्लड ग्रुप का इंतजाम करने लगा, लेकिन उसे किसी के पास चंदू के नाम में ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था और उन लोगों में से कोई भी अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार नहीं था। वो वहीं पास में खड़ा होकर सब सुन रहा था। चुपचाप डॉक्टर को जाकर बोलता है, डॉक्टर, आप जरा मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए तो, क्या पता मैच हो जाए। अरे भाई, तुम हो कौन? मेरा नाम पिंकू है, मैं चंदू का लंगोटिया यार हूँ डॉक्टर। मैं उसे अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या तुम सीरियसली कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में अपनी किडनी डोनेट करनी है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ।
चंदू मेरा दोस्त है, उसकी अभी अभी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो, लेकिन डॉक्टर, मैं ये चाहता हूं कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा। जब चंदू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तब उसे आप मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अरे भाई, तुम बिल्कुल पागल आदमी हो यार। चंदू के भाई बहुत मालदार आदमी है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके भाई के लिए किडनी डोनेट करी है तो वो तो तुम्हें सोने से तोल देगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा दोस्त ठीक हो जाए बस मेरे लिए काफी है। फिर पिंकू अपनी किडनी चंदू को डोनेट कर देता है। कुछ महीनों के बाद जब चंदू पूरे तरीके से ठीक हो जाता है तो वो डॉक्टर से मिलने के लिए उसके घर जाता है ताकि वो उस आदमी का नाम जान सके जिसने उसे किडनी डोनेट करी थी। हेलो डॉक्टर साहब, तारक भैया बता रहे थे कि उन्होंने आपसे बहुत पूछा कि मुझे किडनी किसने दान किया है, लेकिन आप तो तस से मस नहीं हो रहे थे। अब डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। अब आप मुझे बता दीजिए कि किसने मेरी जान बचाई है। अब मैं क्या करता चंदू? उसने मुझसे कहा था कि सिर्फ तुम्हें ही बताने और किसी को भी नहीं। अच्छा तो बताइए डॉक्टर, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसने अपना नाम पिंकू बताया था। उसने मुझसे कहा था कि जब चंदू ठीक होकर आपके पास मेरा नाम पूछने आए तब उसे आप मेरा नाम बताना और साथ में उसे ये भी कहना कि ये है असली दोस्ती। मैं उससे एक बार कहा था, चंदू, मैं गरीब जरूर हूं मेरे दोस्त, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। डॉक्टर की बात सुनकर चंदू फूट फूट कर रोने लगा और बिना देरी किए सीधा पिंकू की झोपड़ी के पास पहुंच गया। लेकिन उसने देखा कि अब उस झोपड़ी में कोई और ही रह रहा है। चंदू उस आदमी से जाकर मिलता है। जरा सुनिए, मेरा नाम चंदू है। यहाँ पर तो पिंकू नाम का एक आदमी रहता था ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और पिंकू कहाँ है? हाँ, रहता तो था, लेकिन अब वो यहाँ से कुछ महीने पहले ही जा चुका है। बल्कि उसने तो गली में भी किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन उसने जाते वक्त एक बात कहा था कि कोई चंदू नाम का आदमी यहाँ आएगा तो उसे ये कह देना कि यही होती है असली दोस्ती। वो मुझे भले ही अपना दोस्त ना समझे, लेकिन मैं उसे हमेशा अपना दोस्त मानूंगा। हैप्पी जर्नी मेरे दोस्त, ऐसा बोला उसने और चला गया। पिंकू जा चुका था और चंदू के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं था। चंदू को पिंकू आज तक नहीं मिला। पिंकू चंदू को दोस्ती का असली मतलब बता गया था।